मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी विद्वान साथी लाइव आ जाएंगे, काफ़ी ज़बरदस्त सेशन होने वाली है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक की रचनाकार कौन है। तो बातचीत क्या है, तो आपका निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। इसके रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है, तो निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसे आधुनिक काल का कवि कहते हैं। और इसका जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 को हुआ था। अगर निधन की बात करेंगे तो 1914 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। और हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका की रचना बालकृष्ण भट्ट ने ही किए थे। याद रखिएगा, बातचीत अगर होगा तो भटर भटर करवे करेगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न का रहा है उषा, जो कि प्रकृति प्रदत्त कविता है। प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है, जो कि लालिमा और नीलिमा दृश्य को ही वह उषा का जादू कहा जाता है। और ये जादू कब टूट जाता है, जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। प्रश्न पूछेगा कि बताइए उषा का जादू कब टूटता है, जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो कि प्रकृति प्रदत्त कविता है उषा, है कि नहीं। और उत्तराखंड में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। लालिमा और नीलिमा दृश्य को ही उषा का जादू कहा जाता है। और यह जादू कब टूट जाता है, जब सूर्योदय होता है तो यह जादू टूट जाता है। सभी विद्वान साथी जो पहली बार जुड़े हैं, एक बार चैनल को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। आप तमाम विद्वान साथी बताएंगे आवाज़ क्लियर जा रही है, क्या मेरे बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। और चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक की रचनाकार कौन है। अर्धनारी, ट्रिक देखिएगा, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले के थे। प्रश्न पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा कवि जो कि बिहार के थे, कौन सा कवि जो कि बिहार के थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे, बिहार के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि कहते हैं, जिन्होंने करबक की रचना की थी। कहेगा करबक की रचना किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। और किस भाषा में लिखा गया है, तो वह लिखा गया है अवधी भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है कि नहीं, ठीक है। चलिए, और पद्मावत की रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। पद्मावत, ठीक है, किसका वर्णन है, राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं, तो अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय, ठीक है। और मुख्य पात्र के रूप में कौन थे, तो मालती थे। और मालती के पति का नाम क्या था बाबू, महेश्वर, जो पैसे से क्या थे, डॉक्टर थे। कौन सा बीमारी का इलाज करते थे, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है। याद रखेंगे, ठीक है। जिसका इलाज कौन करते थे, महेश्वर करते थे। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। कौन सा रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है, तो कमयनी, झरना, आंसू है, देवदासी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी
का नाम क्या है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वह है आपका उसने कहा था कहानी। और उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखे थे। कितने कहानियाँ? 3 कहानियाँ। सबसे फेमस कहानी उसने कहा था कहानी, ठीक है, जिसकी रचना 1915 में हुआ था। सुखमय जीवन 1911 में हुआ था। बुद्धू का कांटा 1911 में हुआ था। ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कंस पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा रचनाकार बिहार के हैं? कौन सा रचनाकार बिहार के हैं? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के बेगूसराय के सिमरिया जिला के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सिमरिया जिला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? देखिए तुलसीदास जिसका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था, क्योंकि कहा जाता है कि जब बच्चा का जन्म होता है तो वो बच्चा रोता है, लेकिन यह बालक रोया नहीं। किसका नाम लिया? भगवान राम का नाम लिया, राम बोला, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? राम बोला रखा गया। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्मराम दोवे, है कि नहीं, जो कि एक पद लिखे थे। और ये दो, उसमें 2 खंड थे, एक प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में श्री राम को याद दिलाने के बारे में बता रहे थे। किसको? तो माँ सीता से अर्जी लगा रहे थे, है ना, माँ सीता के पास जाकर के प्रस्ताव रखते थे कि हे माँ सीते, अगर कोई वैसा मौका मिले, अवसर मिलेगा तो मेरे बारे में प्रभु श्री राम को याद दिला दीजिएगा। कभुक अम्ब अवसर पाई, अगर कोई वैसा अवसर मिलेगा, कोई वैसा जो है आपको मौका मिलेगा, है कि नहीं, तब मेरे बारे में प्रभु श्री राम को याद दिला दीजिएगा। और प्रथम पद में डायरेक्ट श्री राम से अर्जी लगा रहे हैं कौन? दूसरे पद में डायरेक्ट श्री राम से अर्जी लगा रहे हैं तुलसीदास, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो श्री राम का नाम लेकर के अपना क्या करते थे? पेट भरते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है? ठीक है, तो शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा शिक्षा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और शिक्षा क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है, उसकी विधा, या उसी को संभाषण बोलिए। क्या बोलिए? संभाषण बोलिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर ज्ञानेंद्रपति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रपति, जिसमें गांव की संस्कृति सभ्यता के बारे में बताया गया है कि नहीं। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो झारखंड में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है? तो ओ सदा नीरा महात्मा गांधी का चर्चा है। ओ सदा नीरा में किस नदी का चर्चा किया गया है? तो गंडक नदी। और गंडक नदी का जल हमेशा से कैसा होता है? चंचल होता है। और सरायामान का तल हमेशा क्या होता है बाबू? स्थिर होता है। ये भी याद रखेंगे, है कि नहीं। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बाबू? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। और जो भी न्यू बच्चे जुड़े हैं कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो आप अवश्य रूप से इस नंबर को नोट कर लेंगे 9572654988 पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख के ज़रूर मैसेज करेंगे। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है वह किस कवि के पूज्य
थे। तो सूरदास, और सूरदास की कविताओं को सुन करके कौन ऐसा कवि है जो अपना सिर चालन नहीं करते हैं, सिर नहीं हिलाते हैं। हर एक कवि, हर एक लोग उसकी कविताओं को सुन करके सिर को हिलाते हैं। सूरदास जो कि अंधाते हैं कि नहीं, समझ में आई बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है जूठन। सबसे पहले आपको बता दें जूठन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, जो कि वह खुद अपने फैमिली के, अपने परिवारों के कथा को लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, यह आत्मकथा है कि नहीं। किसके द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। जूठन शीर्षक की विधा क्या है, आत्मकथा। बोलिए, इसी को दलित आत्मकथा भी कभी कभी ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा, तो याद रखिएगा दलित आत्मकथा या आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, और ओम प्रकाश वाल्मीकि को इसको पिताजी प्रेम से क्या कहते थे, मुंशी जी कहते थे, है कि नहीं, क्या कहते थे, मुंशी जी कहते थे। और हेडमास्टर उसको प्रत्येक दिन झाड़ू लगाने के लिए बोल देते थे। हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कलीराम, है कि नहीं, हेडमास्टर का नाम कलीराम बाबू। ठीक है, तो चलिए अगला कह रहा है जयशंकर प्रसाद, जो कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है। जयशंकर प्रसाद से आपको याद आया होगा, तुमुल कोलाहल कलह में किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, जिसमें कि एक स्त्री जिसका नाम है शत्रुपा सतकर्णी शारदा, जो अपने पति की सुरक्षा के लिए हर तरह से मलय पर्वत का सुंदर हवा लेकर के पहुंचने की बात करते हैं, तरह तरह का बातें किया करते हैं, है कि नहीं। और जो है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति की अगर हम लोग बात करेंगे तो कामयानी है, सबसे फेमस कृति कामयानी है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला करा निम्नलिखित में से अज्ञेय का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो ये 17 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए हम छोड़े हैं, बिल्कुल आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, कौन सा उपन्यास नहीं है, इसीलिए बीच में आपका छोड़ेंगे, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कि वीडियो को स्किप कर रहे हैं। तो सभी लोग बताएंगे अज्ञेय का कौन सा उपन्यास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न करा है मुक्ति बोध, जिसका पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है। इसका पूरा नाम क्या है बाबू, गजानन माधव मुक्ति बोध। और बताइए इसके द्वारा क्या लिखा गया है, जन जन का चेहरा एक है। जन जन का चेहरा एक है, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। तो 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर मध्य प्रदेश सीओपुर हो जाएगा। सीओपुर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है। और आपको भी पता होगा कि मालती के पति का नाम महेश्वर, जो पैसे से क्या थे, डॉक्टर, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करते थे, इलाज करते थे। गैंग्रीन एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है। तो मालती किस शीर्षक की पात्रा है, तो रोज कहानी, जो कि अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है का कारण क्या रहा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने पुत्र वियोग की रचना किए थे। पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और पुत्र वियोग में किसकी वेदना को प्रकट करते हैं, एक माँ तो अपने पुत्र की वेदना को प्रकट करते हैं। और आपको बताना है, आप सभी लोग बताएंगे कि सुभद्रा कुमारी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। जल्दी से सभी लोग बता दें, कमेंट कर दें बाबू। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वह आपका कब हुआ था बाबू रे, तो आपको हम बता दें 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था, 1904 को। और इसकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रजनीश का संधि विच्छेद करें। रजनीश, रजनी प्लस इस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजनी प्लस इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है पावन का संधि विच्छेद करें। पावन,
पौ प्लस अन, पौ प्लस अन क्या होगा बाबू रे? पौ प्लस अन पावन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और पावन में कौन सा संधि है बाबू? अयादी संधि। कौन सा संधि? अयादी संधि है पावन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है सत्कार का संधि विच्छेद करें। सत प्लस कार, सत प्लस कार, सत्कार का संधि विच्छेद है ना। और इसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, सत प्लस कार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है दिनेश का संधि विच्छेद करें। तो दिनेश, दिन प्लस इस, दिन प्लस इस में हमेशा दीर्घई होता है बाबू, याद रखिएगा। हर्षई नहीं होता, हमेशा दीर्घई होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है आगमन। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगता है, पहले लगता है, वह उपसर्ग कहलाएगा। आगमन में आ उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आ उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा, पूर्ण प्लस ईमा, मात्रा हर्षई होगा बाबू। क्यों? क्योंकि यहाँ हर्षई का है ना पूर्णिमा में, इसीलिए ईमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है जलज, जलज में कौन सा समास है? जलज, तो जलज में जो है वह समास कौन सा है आपका? तो जो पानी में जन्म लेता है, जलज अर्थात कमल, कमल को कहते हैं। तो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पर कर्मधारय समास विशेष विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है देवालय में कौन सा समास है? देवालय, देवों का आलय, देवों का घर देवालय, देव प्लस आलय, देव का घर। उत्तरखंड प्रधान हो, आलय तो है, घर तो है, लेकिन किसका? देव का। उत्तरखंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और समास के कितने वेद होते हैं? तो समास के 6 वेद होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा उदर, कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण किया। लंबोदर, लंबा उदर कौन है? तो भगवान गणेश हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ, कौन है? भगवान शिव शंकर हैं। वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती जी, है कि नहीं। तो समान अर्थ को छोड़कर अगर विशेष अर्थ ग्रहण करे तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात, दिन रात में रात दिन, दिन रात, भाई बहन, माता पिता, ये आपका द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है, एक दूसरे का क्या है? उल्टा है, उसे क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रति प्लस दीन, तो प्रति उपसर्ग हो गया। उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो दिन के पहले प्रति है, प्रति उपसर्ग है। अगर उपसर्ग आ गया तो वह समझ जाइए अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समास के कितने वेद हुए बाबू? समास के 6 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि,
ठीक है। पावक, अनल, दहन, अग्नि, ज्वाला, ये सब आग का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर अग्नि है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पीयूष का मतलब होता है पीयूष, अमीय, मधु, अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। व्योम का मतलब आकाश होता है बाबू, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द परमात्मा है, परमात्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदय, अदय, अदय का विलोम शब्द क्या होता है। अदय, सदय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है गोरा का विलोम शब्द क्या होता है बाबू। तो गोरा का काला होगा, गोरा का क्या होगा नोनू, काला होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोरा काला। नया पुराना, ठंडा, ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा। तो ठंडा का विलोम शब्द हो जाएगा गर्म। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है दिवाकर का विलोम शब्द क्या होता है। दिवाकर, दिवाकर मतलब दिन है ना, दिन, सूर्य को कहते हैं दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ठीक है। तो निशाचर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो साधारण का असाधारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आचरण अच्छा हो के लिए एक शब्द हो क्या होगा। जिसका आचरण अच्छा हो, है कि नहीं, सदाचारी, सदा आचरण हो, उत्तम आचरण हो तो सदाचारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, जिसके पास धन ना हो, अगर जिसके पास धन नहीं है अर्थात नहीं है धन, निर्धन, धन गरीब, निर्धन का मतलब गरीब, जिसके पास धन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गहरी नींद में सोना, घोड़ा बेच के सोना। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। समृद्ध होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाना, सुखी रहना, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ने राई का पहाड़ बना दिया, छोटी मोटी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है हाथ पाँव मारना, हाथ पाँव मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नहीं कहता हाथ पाँव मार रहा है, नहीं कहता हाथ पाँव बहुत मारता है, तुम इधर उधर बहुत करता है कि नहीं। प्रयास करना, बच्चा नहीं देखता हाथ पाँव मारता है आगे बढ़ने के लिए, प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बहुत तरक्की करना, हवा से बात करना, बहुत तरक्की करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करा है धर्म का विशेषण, धर्म का विशेषण क्या होता है। तो धर्म का विशेषण धार्मिक, नगर का नागरिक, और विशेषण के कितने भेद होते हैं आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग। चार भेद होते हैं विशेषण के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र का विशेषण क्या होता है। राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है बाबू, राष्ट्र का क्या होता है, राष्ट्रीय होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चरित्र का विशेषण क्या होता है? चरित्र का चारित्रिक, ठीक है, धर्म का धार्मिक, समाज का सामाजिक। तो चारित्रिक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चारित्रिक हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। आगे आपका आंसर आ गया, आप देख पा रहे हैं आंसर किया गया। और पीडीएफ अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर आप अवश्य नोट करेंगे, जल्दी से नंबर को नोट कर लीजिए। ठीक है, 9572654988। अपना नाम और ज़िला का नाम लिख के आप लोग ज़रूर से ज़रूर मैसेज करेंगे, ताकि आपको ये पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल सकेगा, है कि नहीं? बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त पीडीएफ है बाबू, एकदम काफ़ी मज़ेदार पीडीएफ है कि नहीं? समझ गए बात को? एकदम डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से प्रश्न मिलेगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, है कि नहीं? ठीक है, तो सभी लोग अपना नाम और ज़िला का नाम लिख के अवश्य मैसेज कर देंगे। 1 से लेकर के अभी 50 तक क्वेश्चन आपका हो चुका है कि नहीं? अगर किसी को डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप तमाम विद्वान साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट डे पर बात करेंगे।